हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के दौरान लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन या निषेचन का मतलब क्या है कि एक मेल और एक फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन और संलयन, और इस फ्यूजन और संलयन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉइड जायगोट का बनना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो हम निषेचन को कैसे परिभाषित करेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नर स्पर्म यानी कि नर युग्मक और एक फीमेल ओवम यानी कि फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर एक द्विगुणित युग्मनज यानी कि एक डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी के एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होता है, यानी कि जो साइट है, स्थान है फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का, वो क्या है? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, अंडवाहिनी के एम्पुला में होता है, या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जहां पर एम्पुला और इस्थमस मिलते हैं वहां होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब है और एम्पुला और एम्पुलर इस्थमस जंक्शन नहीं है तो आंसर आपका फैलोपियन ट्यूब है, और कोई भी आंसर में नहीं है तो ओविडक्ट अगर है तो आंसर आपका ओविडक्ट है। तो फर्टिलाइजेशन में हमें 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। पहला, शुक्राणु का अंड कोशिका के पास पहुंचना, शुक्राणु द्वारा अंड कोशिका का भेदन, और शुक्राणु केंद्र तथा अंडाणु केंद्र का आपस में संलयन। क्योंकि सबसे पहले 2 मेल गैमेट, एक मेल और एक फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट आपस में पास आने चाहिए। पास आने के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होना चाहिए, अंदर अंदर भेदन करना चाहिए इसका, और उसके बाद फिर दोनों का फ्यूजन होना चाहिए। तो सबसे पहले शुक्राणु का अंड कोशिका के पास पहुंचना। पास पहुंचने के लिए सबसे पहले जो मेल संभोग यानी कि मैथुन और कोइटस या इंटरकोर्स के दौरान अपने पेनिस यानी कि शिश्न के द्वारा फीमेल की योनि में यानी कि वेजाइना में अपना सीमन ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, यानी कि वीर्यसेचन बोलते हैं। इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन। अब जो सीमन है, उस सीमन में जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना में, योनि में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्पर्म है वो कई सब्सटेंसेस के कारण अभी एक्टिव नहीं होता है। जिससे वो एक्टिव क्यों नहीं होता सीमन के अंदर? जिससे उसकी जो एनर्जी है वो सुरक्षित रह सके, प्रिजर्व रह सके। लेकिन जैसे ही वो वेजाइना में पहुंचता है, योनि में पहुंचता है, तो अब उसे गतिशील बनना चाहिए, जिससे वो आसानी से फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए फीमेल के वेजाइना में एक रिएक्शन होती है, इसे हम बोलते हैं कैपिसिएशन। कैपिसिएशन का मतलब क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। वेजाइना में स्पर्म जो सीमन के द्वारा पहुंचे हैं उनका वापस दोबारा से रीएक्टिवेट होना, पुनः सक्रिय होना, क्या कहलाता है? कैपिसिएशन कहलाता है। और कैपिसिएशन के लिए जो म्यूकोसा है वेजाइना की, वहां पर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो उन सब्सटेंसेस को नष्ट कर देते हैं जो स्पर्म के साथ उसको इनएक्टिव बनाते हैं, अक्रिय बना रहे होते हैं, और अब स्पर्म एक्टिव हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिसिएशन। अब जब स्पर्म जो है एक्टिव हो गए हैं, कैपिसिएशन के द्वारा वो एक्टिव हो गए हैं, तो अब वो वेजाइना से ओविडक्ट में, पहले वेजाइना से पहुंचेंगे गर्भाशय यानी कि यूट्रस में, और यूट्रस से फिर वो कहां पहुंचेंगे? एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक पहुंचते हैं। अब उधर से जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवम जो होता है वो ओवरी के अंदर बनता है, अंडाशय के अंदर बनता है, और अंडाशय से सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीय अंडक के रूप में
अब यहां से निकलकर ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में पहुंचता है। तो इधर से तो मेल गैमेट पहुंचा है और उधर से फीमेल गैमेट पहुंचते हैं। जब दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं तो अब हमें क्या रखना है कि यहाँ पर ओवम यानी कि फीमेल गैमेट किसके रूप में आया, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीय अंडक के रूप में आया, ना कि ऊटिड के रूप में आया है। इसके बाद सेकेंड स्टेप है शुक्राणु द्वारा अंड कोशिका का भेदन। अब जैसे ही स्पर्म जो होता है वो इस सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, तो अब जो स्पर्म है उस स्पर्म का जो हेड पार्ट है उस हेड पार्ट में यहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसे अग्रपिंड बोलते हैं। और इस एक्रोसोम के द्वारा जैसे ही यहां पर आता है तो ये फट जाता है और एक्रोसोम यहां पर कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है, पदार्थ निकालता है, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन। और इस स्पर्मलाइसिन सब्सटेंसेस के अंदर कई सब्सटेंसेस होते हैं जो इसको यहां से मेल गैमेट के जो न्यूक्लियस है उसको यहां से अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो सब्सटेंस है, घटक है जो स्पर्मलाइसिन का, वो होता है हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम। यानी कि हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम जो होता है हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम जो होता है, ये हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम जो होता है वो अब जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है कोरोना रेडिएटा। अब जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है उनके बीच में जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस होता है हाइलोयूरिनिक एसिड। और वो हाइलोयूरिनिक एसिड दो सेल्स को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। तो ये जो हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम होता है तो उन दो सेल्स के बीच में जो हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम होता है जब ये पहुंचता है तो ये हाइलोयूरिनेडेज जो होता है वो हाइलोयूरिनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे दो सेल्स जो होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई थी तो वो दोनों अलग अलग होने लगती है, जिससे कोरोना रेडिएटा लेयर जो होती है वो अब धीमे धीमे नष्ट होने लगती है। और इस नष्ट होने में या सेपरेट होने के लिए एक एंजाइम और होता है जो स्पर्मलाइसिन में प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये एंजाइम भी इस रिएक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद स्पर्मलाइसिन का एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एक्रोसिन। एक्रोसिन जो होता है उसका काम क्या है कि जो अंडाणु की जोना पेलुसिडा लेयर है, ये वाली जो लेयर है, तो इसके अंदर यहां से जो ये वाली लेयर है ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा, जिससे स्पर्म का जो मूवमेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि इस कोशिका द्रव के अंदर आ जाए। वो अब शुक्राणु में जो केवल अब यहां से आया है तो अब इसका ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ही अंदर आ रहा है और वो यहां पर केवल न्यूक्लियस अंदर आएगा, बाकी जो पार्ट है वो बाहर ही रह जाएगा और केवल न्यूक्लियस अंदर आएगा। तो उसके अंदर कौन है, हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम ने कोरोना रेडिएटर सेल्स को हटाया और एक्रोसिन ने जोना पेलुसिडा की सेल को हटाया। और हटने के बाद जो स्पेस बना उस स्पेस से होता हुआ इसका न्यूक्लियस जो है वो अंदर प्रवेश करता है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो ओवम वहां से रिलीज हुआ है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में पहुंचता है और सेकेंडरी oocyte स्टेज में जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है तो वो उसके सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमने पहले पढ़ा था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाता है तो जो मियोटिक सेकेंड डिवीजन है वो कंप्लीट होता है और अब जो सेकेंडरी oocyte है एक पोलर बॉडी और एक ऊटिड बनाता है। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऊटिड बनेगा और ऊटिड ही वास्तव में फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा। अब इसी के साथ एक रिएक्शन और क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब होते क्या है कि यहाँ पर जब ये यहाँ पर ये सेपरेट हुआ तो यहाँ पर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे होने से अब जो जोना कोरोना रेडिएटा लेयर है
अब वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और अन्य स्पर्म्स के लिए इम्परमिएबल हो जाती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और इससे क्या होगा कि एक स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद जो अन्य स्पर्म है इसके आसपास होंगे वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, अर्थात पॉलीस्पर्मी रुक जाएगी। पॉली माने बहुत सारे और पॉली माने बहु, स्पर्मी यानी कि कई सारे स्पर्म का अंदर आना, इसे हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो इस कॉर्टिकल रिएक्शन से अब जो बाहर वाली लेयर है कोरोना रेडिएटा वो ठीक हो गई, इम्परमिएबल हो गई स्पर्म्स के लिए और स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब पॉलीस्पर्मी रुक जाने के बाद अब जो न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब जो लास्ट है शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु के केंद्रक का संलयन। अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है जब वो अंदर पहुंच जाता है तो इसका जो अब जो लास्ट में बना वो ऊटिड बनता है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte था अब वो काय में कन्वर्ट हो गया ऊटिड में, और ऊटिड ही वास्तव में फीमेल गैमेट की तरह काम करता है। और जो ऊटिड है उस ऊटिड का न्यूक्लियस और जो ऊपर से स्पर्म का न्यूक्लियस आया है, अब इन दोनों के बीच की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जो न्यूक्लियस है तो उसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन भी होगी, अब इसकी चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इनके जो है ये अपघटित हो जाती है, यानी कि दोनों की, यानी कि ये किसका न्यूक्लियस है? फीमेल का, इसको फीमेल प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये मेल का है तो ये मेल प्रो न्यूक्लियस हो गया। अब इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट हो जाएगी और ये डीजेनरेट होने के कारण इनके कंटेंट जो है आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये आपस में मिल जाएंगे। अब मिलने पर क्या होगा? अब दोनों के जो कंटेंट है वो मिल गए और साथ में इसके कंटेंट भी मिल गए, इनके क्रोमोसोम भी आपस में मिल गए। मेल के जो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स थे, फीमेल के जो प्रोन्यूक्लियस के क्रोमोसोम थे वो आपस में मिल जाते हैं और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n बन जाती है और अब इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और ये मेल और फीमेल गैमेट यानी कि जो ऊटिड का न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। अब डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है? सबसे पहले तो लाभ क्या है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कब हुआ? जब स्पर्म इसके अंदर आया तो इसके आने के बाद सेकेंडरी जो oocyte है वो ऊटिड में कन्वर्ट होता है और ऊटिड आगे जाकर जाइगोट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो उसका डिवीजन है मियोटिक सेकंड डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अगर स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं करेगा तो सेकेंडरी oocyte जो है कभी भी ऊटिड में कन्वर्ट नहीं होगी और ऊटिड कभी भी आगे जाकर जाइगोट में कन्वर्ट नहीं होगा, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। इसका मतलब नए ऑर्गेनिज्म के बनाने के लिए इस फर्टिलाइजेशन कंपलसरी है जिससे वो अंदर जाकर फीमेल गैमेट बन पाए, ऊटिड बन पाए। सेकंड, ये भी हैप्लॉइड है, ओवम भी स्पर्म भी हैप्लॉइड, दोनों मिलकर डिप्लॉइड कंडीशन वापस रीस्टैब्लिश करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म का वास्तविक क्रोमोसोम नंबर है वो अचीव करता है। और थर्ड वन, इसमें वेरिएशन क्रिएट है, मेल गैमेट फादर से आया, फीमेल गैमेट मदर से आया, दोनों के जो क्रोमोसोम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, दो जगह का वेरिएशन क्रिएट होता है। एक तो जब मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, तब उसमें पहली बार वेरिएशन क्रिएट हुआ। जब दोनों के वेरिएशन के बाद जो न्यूक्लियस है उन दोनों के मिलने से भी वेरिएशन क्रिएट होते हैं। इससे क्या होता है? नई विभिन्नताएं क्रिएट होती है, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और इससे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, नई कंडीशंस में अपने आप को बेटर अडेप्ट करता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन का एक महत्व और है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो जाइगोट है उसके बनने के जो बाद फर्टिलाइजेशन के ही स्टिमुलस से इसमें आगे अब डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें जो आगे फर्दर डिवीजन होगा उसमें भी फर्टिलाइजेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब हम मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान ही हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान लिंग निर्धारण में हमें दो बातें समझ में आनी चाहिए कि क्या कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान हो जाता है, और दूसरा मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता यानी कि फादर पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। जो फादर है
यानी कि जो पिता है उस पिता का जो आनुवंशिक गुणसूत्रीय संगठन होता है वो 44 प्लस XY होता है और मदर का 44 प्लस XX होता है। XX और XY ये सेक्स क्रोमोसोम है जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि लिंग निर्धारण से मतलब है कि भ्रूण जो विकसित होगा वो लड़के में विकसित होगा या लड़की में विकसित होगा, इसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसे हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। तो जो मनुष्य का जो आनुवंशिक क्रोमोसोमीय जो संगठन है वो 44 प्लस XY फादर का होता है, 44 प्लस XX मदर का होता है। यानी कि मदर में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और फादर में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो सेम होते हैं दोनों में। अब जब ये गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स बनाएंगे तो ये 2 तरह के गैमीट्स बनाता है, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। लेकिन मदर एक ही तरह के गैमीट्स बनाएगी, 22 प्लस X, क्योंकि उसमें दोनों ही X क्रोमोसोम है। तो इसीलिए उसका जो क्रोमोसोम होता है X वो सेम होता है दोनों ही, यानी कि गैमेट्स जो बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनते हैं, अर्थात इसीलिए इसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। होमो माने सेम, गैमेटिक मतलब युग्मक, यानी कि जो समान युग्मक बनाता है हम उसे होमोगैमेटिक यानी कि सम युग्मक ही बोलते हैं। लेकिन ये हेट्रोगैमेटिक है। जो फादर होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है यानी कि विषम युग्मकी, वो 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाता है, एक 22 प्लस X और एक 22 प्लस Y। लेकिन फीमेल में एक ही प्रकार का गैमेट होता है, 22 प्लस X। अब जब एक स्पर्म फ्यूज होता है ओवम से, तो उस ओवम से फ्यूज होने पर विकसित होने वाला जायगोट अब मेल बनेगा या फीमेल, यानी कि लड़का या लड़की बनेगा, वो निर्भर करता है कि कौन सा स्पर्म। ये स्पर्म है X क्रोमोसोम वाला और ये स्पर्म है Y क्रोमोसोम वाला। तो हम इसको पुनेट स्क्वायर से देखते हैं, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यहाँ पर सेम होगा 22 प्लस X और 22 प्लस X। अगर ये स्पर्म ओवम से टकराता है X वाला तो बनेगा 44 प्लस XX और ये स्पर्म अगर इससे टकराएगा तो 44 प्लस XY। इसी प्रकार से ये वाला स्पर्म अगर इससे टकराएगा तो 44 प्लस XX और ये वाला इससे टकराएगा तो 44 प्लस XY। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा वो लड़का बनाएगा, बॉय बनाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा वो गर्ल बनेगा एम्ब्रियो, और ये भी गर्ल बनेगी। इसका मतलब गर्ल और बॉय का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है, यानी कि 50% चांस बॉय के होते हैं, 50% गर्ल के होते हैं, क्योंकि जो बॉय और गर्ल का बढ़ना है वो किस पर निर्भर है, इस फादर के स्पर्म पर। अगर वो स्पर्म 22 प्लस X वाला होगा तो क्या बनेगी गर्ल, और अगर वो स्पर्म 22 प्लस Y वाला होगा तो क्या बनेगा बॉय। क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो इसके कारण आएगा, क्योंकि मेल में 2 अलग अलग प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं, X वाले और Y वाले, लेकिन जो फीमेल है उसमें एक ही प्रकार का ओवम है, चाहे वो अगर वो इससे टकराएगा तो गर्ल और वो इससे टकराएगा तो बॉय बनेगा। इसका मतलब मेल में जो सेक्स, जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पर निर्भर करता है, फादर के सेक्स पर, ना कि मदर के सेक्स पर। और उसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा स्पर्म ओवम से टकराएगा। अगर वो 22 प्लस X वाला स्पर्म टकराएगा तो गर्ल बनेगी, और अगर वो 22 प्लस Y वाला टकराएगा तो वो बॉय बनेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण के पश्चात अब हम अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट बनाता है, यानी कि युग्मनज बनाता है, जो एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में बनता है, ओविडक्ट के एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस पार्ट में बनता है। अब युग्मनज में विशेष
समसूत्री विभाजन यानी कि क्लीवेज और विदलन होते हैं, यानी कि इन विशेष समसूत्री विभाजनों को हम क्लीवेज और विदलन कहते हैं, वो होते हैं। इसमें स्पेशल क्या है, विशेष क्या है कि नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन से जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनती है तो जो नई बनी पुत्री कोशिकाएं हैं उनका आकार माता कोशिका के लगभग समान होता है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष डिवीजन हो रहे हैं समसूत्री, उनमें जब जायगोट डिवाइड होगा विशेष समसूत्री विभाजन यानी कि विदलन से, तो यहाँ एक से जब दो सेल्स बनेंगी तो वो दो सेल्स अपनी माता कोशिका से आधी साइज की होंगी, उनका आकार पहले से आधा हो जाएगा। इसीलिए स्पेशल है, यानी कि हर बार जब भी सेल डिवाइड होगी तो सेल का संख्या तो डबल हो जाएगी लेकिन उनका आकार आधा हो जाएगा, इसलिए विशेष यानी कि स्पेशल माइटोसिस डिवीजन जिन्हें हम क्लीवेज और विदलन कहते हैं। अब युग्मनज में जो विभाजन है ये समसूत्री यानी कि विदलन, वो कब स्टार्ट हो जाता है, जब ये स्थमस पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ओविडक्ट के संकीर्ण पथ यानी कि स्थमस में जब ये गर्भाशय की ओर बढ़ रहा होता है तभी इसमें समसूत्री विभाजन यानी कि विदलन स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये नीचे से तब चलता है यानी कि ये गर्भाशय की ओर चलता है तो मनुष्य में जो ओविडक्ट है उसकी अंतः स्तर में सीलिया उपस्थित होते हैं और ये सीलिया इसको नीचे की तरफ यानी गर्भाशय की ओर धकेलते हैं, यानी कि इसकी गति में सहायता करते हैं। अब मनुष्य में जो डिवीजन होता है यानी कि जो क्लीवेज डिवीजन होते हैं वो होलोब्लास्टिक होते हैं। होलो माने समान, यानी कि जब कोई स्ट्रक्चर एक पोल से दूसरी पोल तक कंप्लीटली डिवाइड होती है हम इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो हम बोलते हैं मीलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पर कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और जायगोट एक सिंगल सेल से दो सेल से बनती है और इन सेल्स को हम बोलते हैं, जो नई बनी सेल्स है ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड बोलते हैं। अब पहले एक से दो सेल बनेगी, फिर और डिवीजन होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल, और जो 8 से 16 सेल्स की ये अवस्था है हम इसको मोरूला यानी कि तूतक कहते हैं। अब ये तूतक जो है इसकी जो सेल्स है ये न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं और यहाँ बीच में इसमें सेंटर में एक कैविटी का निर्माण होता है, गुहा का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, और उसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है। ब्लास्टोसील वाली इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला, यानी कि ब्लास्टुला जो है वो क्या कहलाता है, तूतक काय में कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसील वाली गुहा में, और हम क्या बोलते हैं, कोरक पुटी, यानी कि ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, कोरक पुटी, और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ह्यूमंस में जो ब्लास्टुला होता है वो एक सिस्ट के रूप में होता है इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और या कोरक पुटी बोलते हैं। अब जो ये सेल्स होती हैं, अब ये सेल्स दो लेयर में अरेंज हो जाती है, एक बाहर वाली लेयर में जिसे ट्रोफोप्लास्ट बोलते हैं और दूसरी वाली अंदर वाली इनर सेल मास। जो बाहर वाली लेयर है वो बाहरी परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लास्ट, पोष कोरक बोलते हैं इसको, पोष कोरक, और अंदर वाली को बोलते हैं इनर सेल मास। पोष कोरक जो होता है वो इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा, जबकि इनर सेल मास से भ्रूण का विकास होगा। अब जैसे जैसे ये आगे चलता जाता है वैसे वैसे ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर अटैच होने लगती है, गर्भाशय की वाल से अटैच होने लगती है और जो इनर सेल मास होता है वो भ्रूण में विकसित होने लगता है। अब ब्लास्टुला के जो इनर सेल, जो इनर लेयर है यानी कि एंडोमेट्रियम है, इससे ये चिपकने के बाद, अब जब इससे चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, तो गर्भाशय की जो सेल्स है वो भी वृद्धि कर, वो डिवाइड होती है, डिवाइड होकर इसको चारों तरफ से घेर लेती है और इसके परिणाम स्वरूप जो कोरक पुटी है यानी कि ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला है, वो गर्भाशय की अंतःवाल में पूर्णतः अंदर ही एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि अंतः स्थापित हो जाती है। इसको चारों तरफ से इसको ऐसे करके घेर लेगा अंदर की तरफ। अब क्या हो जाएगी, अंतः स्थापित हो जाएगी यानी कि एम्बेडेड हो जाएगी, और इसी के साथ जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण बोलते हैं, और यह फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब आज जो हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा, इम्प्लांटेशन में सबसे पहले जायगोट बनेगा, जायगोट्स में विभाजन होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज और विदलन बोलते हैं। 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल, 8 सेल, 16 स्टेज, 16 सेल स्टेज, 8 से 16 सेल स्टेज क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। मोरूला से ब्लास्टुला स्टेज डेवलप होती है, ब्लास्टुला में 2 लेयर्स बन जाती है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट इससे अटैच हो जाती है गर्भाशय से, जबकि इनर सेल मास भ्रूण का विकास करती है। इसका इससे अटैचमेंट क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, जो बाद में सहगर्भता का रूप धारण करते हैं। बच्चों,
आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।